अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मैं केमिस्ट्री ओ लेवल्स की टीचर हूँ। आज मैं आपको कैम्ब्रिज ओ लेवल के मई जून पास्ट पेपर 2025 पेपर 1 वेरिएंट 2 इसके एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने आपने ये याद रखना है कि जब आप किसी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेशली ओ लेवल्स के पेपर को, तो वहाँ पे आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में ही उन्होंने कुछ की पॉइंट्स और हिंट्स छोड़े होते हैं, आपने उसे फाइंड आउट करना होता है। चलें अब हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आंसर बनते हैं एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एट टेम्परेचर एक्स द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ हेक्सेन एंड पेंटेन, हेक्सेन इज कार्बन 6 एंड पेंटेन इज कार्बन 5, आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम 1 to 2 एटमॉस्फेयर। यानी आपने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया 1 से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, बट आपने देखा कि प्रेशर बढ़ाने के बावजूद भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, हेक्सेन और पेंटेन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने देखा कि द पेंटेन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। फिर एक टेम्परेचर पे उन्होंने कहा, उसी टेम्परेचर एक्स पे ये जो पेंटेन मॉलिक्यूल्स हैं ये इजिली मूव कर पा रहे हैं, यानी टेम्परेचर की वजह से इजी मूव कर पा रहे हैं। और उसी टेम्परेचर पे जो हेक्सेन मॉलिक्यूल था वो फिक्स पोजीशन पे था। बट उसी टेम्परेचर पे जब आपने ऊपर देखा कि हमने यहाँ प्रेशर चेंज किया तो प्रेशर ने कोई इफेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर इफेक्ट हमें शो हो रहा है। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ हेक्सेन एंड पेंटेन एट टेम्परेचर एक्स। तो आपने ये बताना है कि इस टेम्परेचर एक्स पे, ठीक है, हेक्सेन और पेंटेन का स्टेट क्या होगा, वो किस हालत में होगा, आया कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अब आपने यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वो की पॉइंट्स इन्होंने क्या गिवन किए हैं। सबसे पहली चीज तो इन्होंने यहाँ पे प्रेशर का दिया हुआ है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप नोटिस करें कि हमने पढ़ा था P इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। ठीक है, यानी प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि इन्होंने कहा है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आया और वॉल्यूम ऑफ सैंपल, आपने ये दोनों चीजें ली हुई थी, तो इसका मतलब है कि अगर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आया है वॉल्यूम के ऊपर तो इसका कोई कोई असर ही नहीं पड़ा इसके ऊपर। लेकिन इस चीज का असर पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ टेम्परेचर एक्स पे पेंटेन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, या इजीली मूव कर सकते हैं और आपने स्टेट बताना है। तो अगर मैं इन शॉर्ट इसको लेके चलूँ तो ये हमारे पास क्या है कि ये जो हेक्सेन मॉलिक्यूल है, हेक्सेन मॉलिक्यूल का इन्होंने कहा दे आर इन अ फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन में कोई चीज कब होती है, जब वो सॉलिड में होती है। तो हमारे पास सॉलिड में क्या है, ये सी है और ये डी है। और दूसरी बात कि हमारे पास पेंटेन मॉलिक्यूल क्या है, दे आर फ्री टू मूव। अब फ्री टू मूव में हमारे पास दो चीज हो सकती हैं, ये गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आया, तो प्रेशर का इफेक्ट किस चीज पर नहीं आता है, ये हमेशा लिक्विड पे नहीं आता। यानी अगर आप लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप गैस पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट आता है और फिर उसकी उसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो सकता है, पेंटेन का मॉलिक्यूल लिक्विड हो सकता है। तो ये वाले सॉलिड और ये वाला लिक्विड, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। फिर उसके बाद अब मैं नीचे आती हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन एट वन साइड ऑफ द लेबोरेटरी। एक गैस की प्रोडक्शन हुई केमिकल रिएक्शन के थ्रू और लेबोरेटरी के किसी एक तरफ ये रिएक्शन आपका करवाया गया। आफ्टर फ्यू मिनट्स द गैस इज डिटेक्टेड ऑन द अदर साइड। कुछ वक्त के बाद ये लेबोरेटरी की दूसरी साइड पे हमें नजर आया है। तो आपने बताना है विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स व्हाई द गैस इज डिटेक्टेड एट द अदर साइड ऑफ द लेबोरेटरी। अब ये बताना है कि आपने, अगर एक साइड पे आपका काम हो रहा है और इस यही फ्यूम्स आपको लेबोरेटरी के सेकंड साइड पे मिल रहा है, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, यानी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट गैस पार्टिकल्स की, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी एक ऐसी जगह से जहां से ये बन रही है और ऐसी जगह पे जाती है जहां पे ये थी ही नहीं, तो ये हमेशा होता है डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन का जो आपकी डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन की, वो यही होती है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। थर्ड में आपका है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने इन चार में से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। नंबर 1 पे ऑल कंपाउंड्स आर आयोनिक, ऑल कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑल कंपाउंड्स आर आयोनिक, क्या सारे कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, नो। कुछ कंपाउंड्स आपके कोवलेंट इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये आयोनिक है, हर कंपाउंड आयोनिक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑलरेडी आपका गलत है। ऑल कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, क्या तमाम के तमाम कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में, नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स नहीं भी करवाते।
ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या हर एटम के हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं? यानी ये कह रहे हैं ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एक एटम, जैसे कार्बन का एक हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, तो क्या कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? ठीक है, आपने ये बताना है। फोर्थ वन है, इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मिक्सचर में द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम। जो हमारा प्रोपोर्शन होता है सब्सटेंस का वो हमेशा सेम होता है। तो अब मुझे सेलेक्ट करना है इन सब में से पहला वाला तो आपने रॉन्ग कंसिडर कर लिया था, बी सी और डी में कौन सा करेक्ट है। अगर मैं बी पे हूँ, ऑल कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन, तो ये जरूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स में हमारे मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्शन नहीं होती, तो आप इसको नहीं कर सकते करेक्ट। सी आपका पार्ट है, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हर एटम के पास? ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कार्बन है इसके पास 6 होगा, अब दुनिया में जितनी भी जगह कार्बन है उनके पास 6 ही होंगे, नाइट्रोजन है इनके पास 7 है, हाइड्रोजन है इनके पास 1 है। ठीक है, अभी मैं इसको पेंडिंग पे छोड़ रही हूँ, हम फोर्थ वाले को देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, आपने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम। क्या प्रोपोर्शंस, जिस क्वांटिटी में एटम्स आपस में मिल रहे हैं, क्या वो सेम रहेंगे? ठीक है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में, तो ये चीज फोर्थ डी वाला जो पार्ट है, ये हमने हमेशा जो प्रोपोर्शन वाली चीजें पढ़ी हैं ये कंपाउंड्स में पढ़ा है। ठीक है, कि कंपाउंड्स में क्या होती है, प्रोपोर्शन सेम होती है। जैसे वाटर है, आपके पास वाटर हमेशा 2:1 का ही रेशियो मिलेगा, क्योंकि वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसका रेशियो, ये इन कंपाउंड्स में इसका रेशियो फिक्स रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका भी रेशियो 1:2 का रहेगा। लेकिन मिक्सचर में जरूरी नहीं है, मिक्सचर में तो ये होता ही नहीं, वो तो डिफर कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब बचा हमारे पास सी। तो अगर मैं सी को देखूं, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, वही वाली बात है जो भी मैं कह रही थी, कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हर एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट के एटम में क्या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं? क्या कार्बन का जो एलिमेंट है उसके जितने भी कार्बन के एटम है, क्या उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे? यस, ऐसा ही होता है, और यही इसकी पहचान होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। देन फिर अगर मैं फोर्थ पे आऊं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट क्यू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। ये जो हमारे पास एटम है एलिमेंट क्यू का, ये बता रहे कि पॉजिटिव आयन बने, यानी ये जो क्यू है ये बना रहा है पॉजिटिव आयन। अब ये 2+ ही बना सकता है, ये 1+ ही बना सकता है, ये 3+ ही बना सकता है। एन आयन ऑफ क्यू हैज अ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। इसके पास उन्होंने कहा आयन, इस आयन के पास, यानी वो कह रहे हैं ये जो आयन है हमारे पास, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल और 14 न्यूट्रॉन्स है। ऑलरेडी इन्होंने नंबर गिवन कर दिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट है? नंबर 1, एन एटम ऑफ क्यू हैज ओनली 2 ऑक्यूपाइड शेल्स, यानी इसके पास 2 ऐसे शेल्स होंगे जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले इस 10 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे लाऊं शेल्स में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ गए, फिर सेकंड वाले में हमेशा 8 आता है, और थर्ड वाले में कुछ ना कुछ आ सकता है। अगर ये 11, अगर यहाँ पे 1+ चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2+ हो रहा है तो यहाँ 2 आएगा, 3+ है तो 3 आएगा, यानी कुछ ना कुछ है। अगर कुछ ना कुछ होगा एटम के अंदर, तो इसके कितने शेल्स हो गए? 1, ये 2, और ये वाला शेल हो गया 3। अब वो हमें कह रहे हैं एटम ऑफ क्यू, इसने आयन का जिक्र नहीं किया। अगर ये आयन का जिक्र करता तो हम कहते कि यस वी हैव 2 ऑक्यूपाइड शेल्स। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर नोटिस करें, हमारे पास आयन है, ये रहा Q+ है, और इसके पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 कहाँ पे फिट होगा? पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8, तो कितने शेल हो गए? 1 और 2, तो हम कहते हैं यस वी हैव 2 ऑक्यूपाइड शेल्स। लेकिन अभी हमें कह रहा है एटम, तो एटम के पास हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये लॉस होके ये प्लस चार्जेस बने हैं, तभी तो ये आयन बना है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये ए पार्ट हमारा नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग। क्यू इज अ नॉन मेटल, क्या क्यू नॉन मेटल है? नो। अगर ये नॉन मेटल होता तो ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, तो ये चीज भी रॉन्ग। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्यू इज 10। क्या एटॉमिक नंबर इसका 10 होगा? अब ये 10 हम क्या देख के कहते हैं कि अब अक्सर हमने देखा है कि एक न्यूट्रल एटम में P इज ऑलवेज इज इक्वल टू E, यही होता है, P और E बराबर होते हैं, लेकिन ये तो आयन है यहाँ पे, और आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसके पास और भी मजीद इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसने लॉस किया, तभी तो ये पॉजिटिव आयन बना है। ठीक है, यानी अगर Q था हमारे पास ऑलरेडी, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो मैं कहूंगी ये +1 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो मैं कहूंगी ये 2+ बना रहा है। तो एटॉमिक नंबर Q का क्या 10 ही होगा? नो, ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा होगा, तो ये भी रॉन्ग है। अब बचा हमारे पास ये, द मास नंबर ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 24। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा? वैसे जब 3 रॉन्ग है तो हम कहेंगे यस दिस वन इज अ करेक्ट, लेकिन आपने ये भी देखना है कि करेक्ट है तो क्यों है।
तो ये जो हमारे पास Q है वो ग्रेटर देन 24 कब होगा, ये क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने देखा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 40 न्यूट्रॉन है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन और हम बेसिकली जो मास निकाल रहे होते हैं वो किसको लेके निकालते हैं? ये हम निकालते हैं प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को देख के। और ये प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम इसको कंसिडर करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। लेकिन ये तो आयन का दिया हुआ, तो इसका मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्या पता इससे ज्यादा होंगे। ठीक है, 1 ज्यादा हो सकते हैं, 2 ज्यादा, यानी 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो अभी मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ कि चले मेरे पास 10 है, न्यूट्रॉन मेरे पास 14 है, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी तो ये मेरे पास ओवरऑल 24 बना। लेकिन अभी हमें पता है कि ये 10 तो कम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यस, हमारे पास ये 24 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका मास नंबर होगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्टिकल कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन सब में से किसके पास है। कुछ आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं, कुछ नेगेटिव आयंस हैं, कुछ न्यूट्रल एटम्स हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ओपन करनी है। पीरियोडिक टेबल में इस मैग्नीशियम का आपने मास देखना है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो आप मास नहीं देखेंगे, सॉरी, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। मैं वैसे ही बता दे रही हूँ कि क्या है यहाँ जो मैग्नीशियम है उसका प्रोटॉन नंबर होता है हमेशा 12। ठीक है, और ये 12 है, बट यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस कर दिए। जो आप पीरियोडिक टेबल में नंबर देखते हैं इस तरीके से लिखा होता है, मैग्नीशियम है नीचे 12 है, ऊपर 24 है। तो ये वाला जो नंबर होता है आपका वो होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, और ये होता है आपके पास एटॉमिक नंबर। और यही एटॉमिक नंबर आपके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 12 है ये आपने यहाँ लिख दिया, बट मैग्नीशियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस कर दिए। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस 12 में से माइनस करवा देंगे 2। आपने याद रखना है कि अगर 2 प्लस चार्ज है तो यहाँ माइनस होगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, 12 में से 2 माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 10, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अच्छा, अब फिर ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो 12 है, मैंने तो कहा ये प्रोटॉन है, फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बेस पे क्यों ले रही हूँ? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में हमेशा P इज ऑलवेज इज इक्वल टू E। इन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी एटम हो सकता है, इसमें P हमेशा बराबर होता है E के। लेकिन अगर यहाँ पे चार्जेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, यानी अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सपोज करें कि यहाँ पे ये था 10, तो ये भी है 10, लेकिन मैंने देखा कि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो अब ये हो गया 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, इसके नंबर कम होंगे, प्रोटॉन तो वही रहेगा, तो ये प्रोटॉन 10 का 10 ही रहेगा। तो इस तरीके से चीजें इफेक्ट करती हैं। अब अगर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी चार्ज उसी पे आएगा। अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इस एक्स पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटॉन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे प्लस चार्ज। अब कितना प्लस चार्ज, कितना ज्यादा है, कितने नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन से ज्यादा है, यहाँ पे देखो तो ये 8 है, ये 10 है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पीरियोडिक टेबल में देखूंगी तो 7 आएगा। 3 माइनस है तो यहाँ पे 3 को मैं प्लस करवा दूंगी, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 10। प्लस क्यों कराया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस आपको शो कर रहा होता है कि ये गेन कर रहा है, तो ये गेन कर रहा है तो मतलब इसमें एडिशन हुई है, तो 10 हो गए। नियॉन का होता है आपके पास एटॉमिक नंबर 10, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 10 ही रहेगा। सल्फर, सल्फर होता है 16। अब ये 2 माइनस है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, एडिशन हो रही है, यानी नेगेटिविटी यहाँ पे जमा हो रही है, तो ये हो जाएगा 18। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रहा 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 18 है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा हुए, सल्फर के पास, सल्फाइड के पास। तो आपने डी ऑप्शन को जो है करेक्ट कंसिडर किया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, टेबल शोज द डेटा अबाउट द टू आइसोटोप इन अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट यूरोपियम। आपके पास यूरोपियम एक एलिमेंट है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसकी गिवन है और इसकी परसेंटेज गिवन है। आपने बताना है व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल यूरोपियम इज करेक्ट। ठीक है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? आपके पास जब 2 चीजें गिवन है तो आपने यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अभी हम, अब ये मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है इन दो के, तो मुझे क्या करना है, जो भी एटॉमिक मास आइसोटोप का गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं उसके परसेंटेज से। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास है 150.92, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी 47.81 इससे। अब जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ये अभी मेरा ये 1 वाले का काम हुआ है, फिर मैं 2 वाले का करूंगी, सेकेंड वाले का।
सेकेंड वाला आपके पास है 150, सॉरी 152 है। ठीक है, मैं इसे कंसिडर करती हूँ कि ये क्या है, 152.92। इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी 52.19 से। तो अब मैं देखती हूँ दोनों की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे ऊपर वाले को मैं करती हूँ 150, फर्स्ट वन जो है इसका मेरे पास आ रहा है 7215.48। और जो सेकंड वाले का है, सेकंड वाला आपके पास है 7980.89। ठीक है, ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई इसकी, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करवा देना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों को प्लस। इसका मतलब 72.15.48, इसे मैं प्लस करवा दूंगी 79.8089 से। ओहो, ये 89 है। ठीक है, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करा दोनों को एडिशन पे लेके जाऊंगी, तो मैं इसे फिर डिवाइड करा दूंगी 100 से। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी इन्होंने परसेंटेज में गिवन दिया हुआ था, तो अब उस परसेंटेज को हमें हटाना है। तो मैं इन दोनों को प्लस करवा देती हूँ, फिर देखती हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। इन दोनों को प्लस कराने के बाद, ये पॉइंट नहीं है, ये टू के साथ है। ठीक है, इन दोनों को प्लस और डिवाइड कराने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 151.96। 151.96। अच्छा, अब अगर मैं देखूं क्या मेरे पास यहाँ 151.96 का ऑप्शन नजर आ रहा है। 151.96 का क्या ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 151.96। इसका मतलब ये हमारे पास जो यूरोपियम है, इसका ओवरऑल जो दो आइसोटोप को मिला के जो एक रिलेटिव एटॉमिक मास बनता है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया है, यानी दोनों का मिला के हमने इस पूरे प्रोसेस के थ्रू इसको कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास 151.96 आया है। फिर उसके बाद नीचे अगर मैं जाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्ट। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास होता है MgO। ठीक है, MgO है। और मैग्नीशियम के पास हमेशा 2+ चार्ज और इसके पास 2- चार्ज आएंगे। इट मीन्स के इन्होंने ये कंपाउंड जो बना है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से बना है, तो आपसे कहेंगे दे आर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑल द मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड्स आर, दे आर आयोनिक इन नेचर। एंड देन, which statement about the magnesium oxide is correct? And you have to find out the correct answer in all of them. The option A is it has a high melting point and a good electrical conductivity at room temperature pressure. RTP stands for room temperature pressure, यानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो कह रहे हैं कि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। सबसे पहली चीज तो मैं ये देखूंगी कि क्या आयोनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो यस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसकी कंडीशन होती है, यानी अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो फिर ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, क्यों बैड कंडक्टर? इसलिए क्योंकि इसके जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या आयंस होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे एक्वस में या फिर मोल्टेन स्टेट में बना देती हूँ, तो फिर मैं कहूंगी कि इसके जो आयंस होते हैं, आयंस कैन मूव। तो आयंस क्या कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी मोल्टेन या लिक्विड का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर सकती। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एन आइन एंड ऑक्सीजन कैटाइन। पहली बात तो मैग्नीशियम हमेशा कैट आइन होता है, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल, एंड ऑक्सीजन हमेशा एन आइन होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो ये इन्होंने इसको पूरा उल्टा कर दिया है, बी जो है वो भी रॉन्ग है। सी, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टेन। अब देखिए, ये ए को ही इन्होंने रिलेट किया है यहाँ पे, किस तरीके से, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इन्होंने शो किया है कि आयोनिक है, तो हमने देखा यस, एंड हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टेन। अब इन्होंने शो भी कर दिया कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है मोल्टेन स्टेट में, तो यस ऐसा ही है।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आ सकता है। फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं। इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन मैग्नीशियम एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। पहले ये कह रहे हैं इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड, ये बहुत स्ट्रांगली इनके बॉन्ड बने हुए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। भाई शेयरिंग तो हो ही नहीं रही, शेयरिंग तो इसका मतलब है ये कवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन हमारा तो आयोनिक बन रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट हमारा क्या है, सी। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए भी हमारे पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट सिलिकॉन फोर ऑक्साइड इज करेक्ट। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड जो आपके पास है वो ये है आपका SiO2। ठीक है, ये फोर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि सिलिकॉन के ऊपर जो है वो +4 का चार्ज है। तो ये आप फोर आपके, क्योंकि जो है ना सिलिकॉन, अगर ये फोर आपको इस तरीके से शो कर रहा है नंबर, तो इसका मतलब है ये आपके पास ऊपर इसके चार्जेस हैं, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हमें देखना है कि ये इसके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? अच्छा बेसिकली ये हमारे पास सैंड होता है। ठीक है, ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे पास सैंड होता है। क्या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सैंड से? नो, इट इज अ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। ये हो सकता है, लेकिन अभी हम नीचे जाते हैं। इट इज एन अलॉय, क्या ये अलॉय है? नो, ये अलॉय तो कहीं से भी नहीं है, ये तो कंपाउंड है, तो ये भी रॉन्ग है। इट इज आयोनिकली बॉन्डेड? नो, आयोनिकली बॉन्डेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन बिलोंग्स टू द ग्रुप 4, ये ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा है। अगर ये 4 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ग्रुप 4 के मेंबर ज्यादातर क्या करते हैं, कवलेंट बॉन्ड शो करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो क्या जाइंट कवलेंट स्ट्रक्चर हो सकता है? यस। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो पूरे ओ लेवल्स का सिलेबस है आपके पास, उसमें 3 ही जॉइंट कवलेंट स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया है। एक जगह आपके डायमंड है, एक जगह ग्रेफाइट है, और एक जगह आपका ये सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना है। नाइन्थ वाला आपके पास है, विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास MR। इन चारों में से सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। लिथियम सल्फेट है Li2SO4। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। तो अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करना अगर स्टार्ट करूं, तो कैल्शियम है, कैल्शियम का मास आपके पास पीरियोडिक टेबल से अगर आप देखें तो क्या होता है 40। फिर प्लस कार्बन का मास आपके पास होता है 12। फिर प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 16। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। लिथियम, नेक्स्ट आपके पास लिथियम है। आपने पीरियोडिक टेबल से इसकी वैल्यूज देखनी है। आपने ये तमाम के जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस हैं अलग अलग से, वो पीरियोडिक टेबल में देखना है, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट करवा रही हूँ। जैसे कि आपके पास लिथियम है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। फिर लिथियम का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, क्योंकि एटम अलग अलग है तो ओवरऑल हम निकाल रहे मॉलिक्यूलर मास है। तो लिथियम का अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूँ तो मेरे पास लिथियम के आते हैं अप्रॉक्स 7। ठीक है, फिर सल्फर के आ गए 32। देन फिर उसके बाद 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4, और फिर ये 16। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के आपके होते हैं 24, क्वांटिटी भी इसकी 1 है। फिर प्लस इसकी क्लोरीन कितनी क्वांटिटी में, 2 की, तो 2 फिर मल्टीप्लाई 35.5। पोटासियम नाइट्रेट है, पोटासियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 है। नाइट्रोजन, और आपके ऑक्सीजन है 3 × 16। अच्छा, अब इनके ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, यानी आपने 16/3 को प्लस कर देना है 12 से, और फिर उसके बाद ये 40, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 100। लिथियम सल्फेट के लिए अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो आपने ओवरऑल वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ पे सीधी सी इसकी ओवरऑल वैल्यू लिख दे रही हूँ। 16/4 34 एंड 7 to 40, आपका ओवरऑल 1 टन। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आप करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास आएगा 35.5 को आप मल्टीप्लाई 2 एंड देन 24, आपके पास आएगा 95। देन लास्ट में आपके पास है पोटासियम नाइट्रेट KNO3। तो आपके पास KNO3 की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई और ओवरऑल प्लस करने के बाद, वो आपका बनेगा 100।
वन। इन सब में से सबसे हाईएस्ट जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन रहा है उसकी जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो हाईएस्ट आपके पास क्या चीज आ रही है इन सब में से? 100 या 95, 101 या 110? तो आपके पास सबसे हाईएस्ट 110 है। तो लिथियम सल्फेट आपके सबसे ज्यादा कंटेन करता है मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, इस तरीके से आपने कैलकुलेट करके अपना आंसर शो करना है। लास्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 10। अगर आप यहाँ पे देखें, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथीन इज कम्प्लीटली combusted इन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। द वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेज आर मेजर्ड। एक आपने इथीन यूज किया है, मीन्स के C2H4। देन आपको वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ आपने इसे बर्न करा है। और आपको पता है कि जब कोई भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बर्न होता है तो आपको दो चीजें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देन व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द मिक्सचर? इस पूरे मिक्सचर में जो आपकी जितनी भी गैस की प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? तो हम देख अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास गैस है, ये भी हमारे पास गैसियस स्टेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और ये वाटर आपके पास लिक्विड है। ठीक है, जिसमें आपके पास इन्होंने कहा कि हमने इसे यूज किया है, कितने किया है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हमने किया है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें इसका पता ही नहीं है, तो इसे मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी? इसको हम ऐसे देखते हैं कि इस मीथेन ने, सॉरी इथीन, इस इथीन ने इस सबसे पहले हम इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये कितनी प्रोडक्शन करवा रहा है, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है। दो कार्बन आपने यहाँ पे यूज किए हुए, यहाँ पे एक कार्बन है, आपने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? टू। टू लगा दिया, और अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी 2, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बैलेंस, देन ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस तरफ ऑक्सीजन जो है बैलेंस इस तरफ नहीं हुआ है, इस तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे इसको देखते हुए यहाँ पे सेट करना है। 2 2 4, 4 और यहाँ पे प्लस, और ये 2, 4 और 2 प्लस करेंगे 6। तो यहाँ पे मैं कितने नंबर डालूं कि ये 6 हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं 3 डालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 6, 3 2 6। इसका मतलब है यहाँ पे 1:3 का रेशियो है। ठीक है, इन दो के दरमियान में 1:3 है। तो इसका मतलब कि इथीन का जो मॉलिक्यूल है वो 1 यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 यूज हो रहा है, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर ये 1 यूज हो रहा है तो इसके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 300। और हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया कितना? 400। इसका मतलब हमारे पास अगर 400 ऑक्सीजन था जिसमें से सिर्फ 300 यूटिलाइज हुआ है, तो मेरे पास बचे कितने ऑक्सीजन जो कि यूज ही नहीं हुए? 100। अब ये 100 हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, इसे हम रखते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं कि इसका इसका क्या रेशियो है, यानी इस इथीन के साथ इसका क्या रेशियो है? 1:2 का रेशियो है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इथीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 1:2 का रेशियो है। तो इट मीन्स के अगर यहाँ पे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना होगा वो कितना बना होगा? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मुझे इससे ये पता चला कि इसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर हुई है। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे जो रियल एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है वो 300 हुआ है, तो आपके पास 100 बचा हुआ है। ये 100 इस 2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपके पास कितने में जाते हैं? 300। क्या 300 हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे है? यस। तो हमारे पास 300 ऑप्शन में, इट मीन्स कि हमारे पास अनयूज जो ओवरऑल, अनयूज तो नहीं कहेंगे आप, ओवरऑल जो हमारे पास मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ गैस था वो हमारे पास 300 क्यूबिक सेंटीमीटर बन रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जहन में कि मैंने रेशो में इसका और इसका ही क्यों लिया? अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करना था तो मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? यानी मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 3:2 का रेशो? ठीक है, तो अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे कार्बन मेन है, कार्बन की ही वजह से ये चीज फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज जो इथीन का मॉलिक्यूल है, जितना हमने इसको यूज किया उसी की बेसिस पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, और उसी की बेसिस पे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसीलिए हम इथीन के साथ इसका रेशियो यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, होप सो कि यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अनक्लियर है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अनक्लियर है तो मैं उसको फिर दोबारा क्लियर करूंगी, और बाकी जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो फिर हम आगे के टॉपिक के साथ कवर करेंगे।